हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जेई और नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कस किया था। ऑल्दो ये जो टॉपिक है डर बहुत सारा भर देता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कई बार, बट आज अपन इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। प्रोजेक्टाइल जो वर्ड है ये क्या आपको सजेस्ट करता है? चलो, ये जो वर्ड है प्रोजेक्टाइल ये क्या सजेस्ट कर रहा है? व्हाट डू यू नो फ्रॉम प्रोजेक्टाइल? Whenever a mass is thrown with a particular velocity at a particular angle with respect to horizon or sometime with respect to the vertical, a motion that is opted by the particle is called projectile motion. Okay? तो अपन ने एक पत्थर लिया, बचपन से अपन ये सब काम तो करते ही आ रहे हैं ना। एक पत्थर लिया, ऐसे करके यूं फेंका, तो वो पत्थर किस वेलोसिटी से, कितनी हाइट से, कितनी दूर तक जा करके टकराएगा, किस में पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी से पड़ेगा, ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़नी होती है। तो कोई बहुत ऐसा एकदम आइंस्टाइन वाला टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही लल्लू टाइप का टॉपिक है और डे टू डे लाइफ का टॉपिक है। मतलब सबसे इंजॉयमेंट वाली बात तो यही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक बार सीख गए ना तो फिर आपको हर चीज में प्रोजेक्टाइल दिखने लगेगा। आप में से कई स्टूडेंट बास्केटबॉल तो खेलते ही होंगे, तो कितने एंगल पे मुझे बास्केटबॉल को फेंकना है कि वो सीधे जाकर के बास्केट में गिरे, इसके लिए बास्केट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यही सारी चीजें पढ़नी है अपने को, और कुछ नहीं है। एक बार अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो डे टू डे लाइफ में आप प्रोजेक्टाइल देखने लग जाओगे सच में, है ना। जैसे वो क्रिकेटर थ्रो करके मारता है ना, कैसे उसने थ्रो भेज दिया कि सीधे विकेट कीपर के हाथ में चला गया। या फिर हम जब आईपीएल वगैरह के मैचेस देखते हैं तो वो दिखाता है ना कि यहां से बैट्समैन ने शॉट मारा और उसकी रेंज कितनी है। रेंज यानी कि कितने मीटर दूर छक्का मारा है। चलो यहां से विराट कोहली ने छक्का मारा और वो 80 मीटर दूर जाके गिरा, तो 80 मीटर कोई सच में इंच टेप से नाप तो नहीं रहा है। तो बेसिकली वो क्या मेजर करते हैं? कितने एंगल से शॉट पड़ा, कितनी वेलोसिटी से बॉल गई, उस वेलोसिटी और उस एंगल से कितना हाइट तक जा सकता है, कितना दूर तक जा सकता है, यही सब तो पढ़ना है अपने को। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने जैसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे स्टूडेंट नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस टॉपिक को, वो बिल्कुल भी मत घबराओ। अपन टॉपिक को रफली रिव्यू करेंगे, एक 40-45 मिनट में पूरा टॉपिक को भी रिव्यू करेंगे। रिलेटिव मोशन के भी कुछ एक टॉपिक्स को अपन टच करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर के कुछ एक क्वेश्चंस जो आ चुके हैं हमारे एग्जाम में, नीट में, जेई में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका एक क्या बोलते हैं, एक रिलेशन बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, अपन समझते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको प्रोजेक्टाइल यानी कि किसी भी मास को एक एंगल पे फेंकना होता है। लिटरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फेंकना, तो हमको सच में फेंकना ही होता है। पर्टिकुलर एक एंगल पर फेंकना है। और जब हम फेंकेंगे तो ऑब्वियसली हमारे प्रोजेक्टाइल के पास क्या होगी? वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट्स हैं। हमने वेक्टर में तो पढ़ा ही है कि हर चीज के पास डायरेक्शन है भाई। जो वेक्टर है तो वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो इस वेलोसिटी के पास दो डायरेक्शंस है। चलिए इसको थोड़ा अपन एक रफ पेज लेते हैं, उस रफ पेज पर समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक। इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल ले लिया जिसको मैंने एक पर्टिकुलर एंगल से एक वेलोसिटी से फेंक दिया। ये इसका हॉरिजॉन्टल एंगल था जिसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। मैंने यहां से फेंक दिया। अब ये जो वेलोसिटी है ये दो डायरेक्शन में है ना। अपन ने सबने प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले अपने कोऑर्डिनेट मोशन तो पढ़ा ही है। ये एक्स में भी है और वाई में भी है। वेक्टोरियल फॉर्म में एक्स की साइड वाली डायरेक्शन को अपन आई कैप और y की साइड की डायरेक्शन को अपन जे कैप बोलते हैं। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो दोनों डायरेक्शन में है, जे कैप में भी है और आई कैप में भी है। अब अभी तक जितनी फिजिक्स हमने पढ़ी है, यानी कि अभी अपन 11th क्लास में, तो अभी तक जितनी फिजिक्स अपन ने पढ़ी है ना, उसमें कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम एक साथ दो कोऑर्डिनेट्स के मोशन को पढ़ सकें। तो भाई हम लोगों ने क्या किया, मतलब अपन सबने मिलकर के क्या किया कि इस दो कोऑर्डिनेट्स के कंबाइन मोशन को काट दिया, तोड़ दिया अलग अलग डायरेक्शंस में। तो मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी के पास, इसके पास
आई कैप कंपोनेंट भी है, जे कैप कंपोनेंट भी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसे ब्रेक कर दूंगा। मैं इस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट ले लूंगा जो आई कैप डायरेक्शन में जा रहा होगा। वेक्टर कंपोनेंट्स मैंने इसके ब्रेक करे हैं, तो ये बन गई है u cos थीटा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है, ये बन गया है u sin थीटा। अब देखो इन दोनों वेलोसिटीज की खासियत कितनी अच्छी है। एक वेलोसिटी है जो हमारे प्रोजेक्टाइल को, ये जो पत्थर अपन ने फेंका है ना, इस पत्थर को आगे ले जा रही है, ये वाली वेलोसिटी, विच मीन्स u cos थीटा द वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रैग द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली, आगे की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर ये प्रोजेक्टाइल यहां से इस मोशन को एडॉप्ट करते हुए, ऐसे इस मोशन को एडॉप्ट करते हुए इस पॉइंट पर आता है, तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस इसने कवर करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस वेलोसिटी ने उठा रखी है, u cos थीटा ने। और अब आप देखोगे कि जमीन से फेंका गया प्रोजेक्टाइल एक टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर भी पहुंच जाता है, यानी कि यहां भी पहुंच गया, तो प्रोजेक्टाइल ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, y में भी है, x में भी है, j कैप में भी है, i कैप में भी है। तो आई कैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई है, u cos थीटा ने। तो जे कैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई है, u sin थीटा ने। ये वाली वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जा रही है, ये वेलोसिटी का काम है प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जाना, इस वेलोसिटी का काम है प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाना। प्रोजेक्टाइल कदम कदम पर अपनी वेलोसिटीज की डायरेक्शंस को बदल रहा है। यहां देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल आगे जाने के लिए u cos थीटा वेलोसिटी पर है, और ऊपर जाने के लिए u sin थीटा वेलोसिटी पर है, बट इस टाइम पर जो थीटा होगा ना वो थोड़ा सा चेंज है। अब थीटा एंगल ये वाला है, यहां ये था थीटा, यहां थीटा चेंज हो गया। इस हाइट पर जैसे ही हमारा प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा, ये मैक्सिमम हाइट है h मैक्स, ये वो मैक्सिमम हाइट है जो प्रोजेक्टाइल अपने मोशन में गेन करता है। जब वैभव सूर्यवंशी छक्का मारता है ना, तो वो छक्के की हाइट कितनी आ गई है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस एच मैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आएगा, सबके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, सबका फॉर्मूला आएगा। यहां पर पार्टिकल के पास हॉरिजेंटली u cos थीटा वेलोसिटी होगी और वर्टिकली u sin थीटा वेलोसिटी होगी, जिसकी वैल्यू 0 है। वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 हो गई, तभी तो पार्टिकल और ऊपर नहीं जा रहा है। अब जो ग्रेविटी है वो अपना असर दिखाएगी, -g नाम का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा से लग रहा है। यानी कि वेलोसिटी यहां से गई 0 हुई, अब g ने इसको नीचे खींचना चालू किया, तो यहां से हमारा पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चालू हो जाएगा। इसके पास अभी भी कुछ वेलोसिटीज होंगी, जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करवाने वाली u cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आने वाली u sin थीटा। बस इस बार थीटा ये वाला एंगल है, इस बार थीटा एंगल चेंज हो गया। तो थीटा एंगल के साथ साथ कौन बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा है, किसका मोशन एक्सेलरेटेड है, कौन सी वेलोसिटी नॉन एक्सेलरेटेड है, यही हमको डिस्कस करना है। तो आसान कर देते हैं, एक साथ दो दो डायरेक्शंस तो नहीं पढ़ सकते, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्शन तोड़ देता हूं। मैं ले लेता हूं एक्स डायरेक्शन एक तरफ और y डायरेक्शन एक तरफ, यानी कि x के एट्रीब्यूट्स को अपन अलग पढ़ेंगे, y के एट्रीब्यूट्स को अपन अलग पढ़ेंगे। ओके, चलो, तो x एट्रीब्यूट में हमारे पास सबसे पहले आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है, u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है हमारे पास, u sin थीटा। वेरी गुड। चलो, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसको वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम कोई कर ही नहीं रहा। वर्टिकली तो चलो हमारे पास ग्रेविटेशन है, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो जितनी ताकत अपने हॉरिजॉन्टल फोर्स में लगाई है उतनी तो मिलेगी मिलेगी, यानी कि यहां तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, विच मींस u cos थीटा कैसा हो गया, कांस्टेंट। u cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब हर पॉइंट पर जहां जहां मैं वेलोसिटी को निकालूंगा, जिस जिस जगह पर मैं वेलोसिटी को निकालूंगा, वहां u cos थीटा की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इनिशियली थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदल रही, वर्टिकल बदल रही है। जैसे यहां पर वर्टिकल u sin थीटा इस थीटा पर डिपेंड करेगी, यहां u sin थीटा मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी, यहां u sin थीटा ये वाले थीटा एंगल पर डिपेंड करेगी।
तो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी बदल रही है, उसका रीजन है वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का होना विच इज -g। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस रेंज के फॉर्मूले से ही पता लगाया जाता है कि किस बैट्समैन ने जो छक्का मारा वो कितनी दूर जाकर के गिरा, क्योंकि वो प्योरली एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, अपन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं सीखेंगे, बट हाँ फॉर्मूला तो यही यूज होता है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली रेंज के बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो जीरो है, क्योंकि जिस जगह से चालू किया वर्टिकली फ्लोर से चालू किया और वापस जाकर के फ्लोर पर ही गिर गए, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट अपन ने जीरो रख दिया। तो हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई साइड दोनों तरफ के जो भी मोशन थे सेपरेट कर दिए, एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन को सेपरेट कर दिया। अब इन सेपरेटेड मोशन से हम लोग चार चीजें समझने वाले हैं, चार चीजों के बारे में जानकारी निकलेगी। मेजॉरिटी अभी मैं आपको तीन बताता हूं, क्योंकि हमारे जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं उनमें उन तीन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हमको दो तीन टॉपिक और लेना है, जैसे रिवर प्रॉब्लम, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम। तो फिर अपन बहुत ज्यादा फैलाते नहीं है टॉपिक को ना, पिन पॉइंटेड चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको डिस्कस करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, यहां से फेंकने और यहां पर गिरने के बीच का टाइम कितना होगा। दूसरी चीज हमको पता करनी है हाइट, और वो भी कौन सी, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड। मैक्सिमम हाइट अटेंडेड मतलब ये वाली हाइट कितनी है, कितनी हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम जा चुका है। और तीसरी चीज होगी रेंज। रेंज का मतलब कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमारा प्रोजेक्टाइल कर लेता है, ठीक है। पिछले वाले डायग्राम में आप लोगों ने ये देखा क्लियरली कि यहां से जैसे ये तोप है, तोप को ये एंगल दे दिया अपन ने, है ना, ये देखो, ये अपन ने ये एक एंगल दे दिया, तो ये बन गया हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद यहां से इधर की साइड आकर के गिरा, जिस पॉइंट पर गिरा, जितनी दूर तक ये यहां से आ गया है, इसको अपन बोलते हैं रेंज। कितनी हाइट अटेन कर ली उसने मैक्सिमम ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको अपन एच मैक्स बोल देते हैं। और कितनी देर हवा में रहा वो बन जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन यानी कि हमको कुछ एक फॉर्मूले एक्सट्रैक्ट करने, जितने अच्छे से अपन ने फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करने का मेथड सीखा, यानी कि हम उलझे हुए सवालों में वो मेथड अप्लाई कर पाएंगे। चलो तो हमें सबसे पहले हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में बोला जाए तो हवा में रहने का समय, कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। द टाइम बाय विच प्रोजेक्टाइल डू नॉट गेट अपॉन द फ्लोर और डू नॉट टच द फ्लोर, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि हवा में रखना। तो बताओ जरा, दो वेलोसिटीज हैं, एक है u sin थीटा, एक है u cos थीटा। किस वेलोसिटी में ये कैलिबर है कि वो हवा में रख सकता है। ये तो भाई ये हॉरिजॉन्टली ड्रैग करा रहा है जमीन के सहारे, यानी कि इस वेलोसिटी का बस चले तो ये तो इसको प्रोजेक्टाइल को रुड़का के यहां तक पहुंचा दे, लेकिन हमको तो हवा में रखना है। तो हवा में रखने की जिम्मेदारी है u sin थीटा की, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी की। वर्टिकल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। तो हम y डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने में। चलो अपन लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन के अलोंग अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। क्या है भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। अब यहां पर हमको y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यूज करने हैं। चलिए तो लिखना चालू करते हैं। y डायरेक्शन का टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है 0 इज इक्वल्स टू uy यानी कि u sin थीटा इंटू t इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन एक्सेलरेशन नेगेटिव g y डायरेक्शन में t स्क्वायर। अब ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और इधर 0 है तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे।
u साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये एक टी से अपन यहाँ जो एक टी है उसको कैंसिल आउट करते हैं, टी की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू 2u/g साइन थीटा। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रखने का समय 2u/g साइन थीटा। याद करो एक चैप्टर पहले जब अपन ने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ा था। उस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यही था, बस केवल साइन थीटा हटा दो तो 2u/g तो था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे से पत्थर को फेंकना और ऊपर से लौट के वापस आने वाला, यही टाइम था। तो कुछ भी नया नहीं है, बस केवल एंगल इसमें ऐड हो गया है बिकॉज हमने प्रोजेक्शन एक एंगल पे किया है, परफेक्टली वर्टिकल नहीं किया है। ठीक है, चलो सेकंड पोर्शन पे आते हैं। सेकंड पोर्शन क्या है भाई? सेकंड पोर्शन है मैक्सिमम हाइट, यानी कि प्रोजेक्टाइल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। कितनी ऊंचाई तक जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट चाहिए अब अपने को। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करें, ऊंचाई पर ले जाने का काम भी, ऊंचाई पर ले जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसकी है, जरा देखो। यहां से यहां तक लेकर के आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो hmax हुआ। अब इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, u sin थीटा। इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में -g और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट h के बराबर हो रहा है। चलो अप्लाई कर देते हैं, यानी कि मैं यहां पर लगाने वाला हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन के अलोंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे अपन। देखो भाई, vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, ये सब y डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स लिए हैं मैंने। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन टॉप पे पहुंच के 0 हो जाती है, यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन कितनी बची, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एच मैक्स है और हमको इसी एच मैक्स की वैल्यू चाहिए, यही हम निकालना चाहते हैं। 0 है, बीच में माइनस है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh मैक्स। फॉर्मूला आ जाएगा h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसका फॉर्मूला यही होता था, बस साइन स्क्वायर थीटा हटा दो, u स्क्वायर बाय 2g होता था उसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बस केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वजह से ऐड हो गया है। ओके, तीसरी चीज निकालते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं दनादन, है ना, बहुत इजी है ये सब कुछ, बड़ा इजी है। अब इसमें अगर मैं चलो कंडीशन आपको लगाने को बोलूं, मैं कहूं कि बताइए भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन अपन बना सकते हैं, ऐसा कौन सा सिचुएशन अपन बना सकते हैं कि t और h दोनों मैक्सिमम हो जाए। तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि h इज मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी देखेंगे तो t इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब ऐसी वैल्यूज जहां पर साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए या साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो जाए, वहां पर हमको h यानी कि हाइट अटेंडेड भी मैक्सिमम मिल जाएगी और t यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम मिल जाएगा। यानी कि ये मैक्सिमम होता है एट 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां पर भी साइन थीटा 90 डिग्री पर 1 हो जाएगा, यानी कि एट 90 डिग्री प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा हाइट भी मैक्सिमम, h भी मैक्सिमम आ जाएगी, u स्क्वायर बाय 2g, और टाइम भी मैक्सिमम हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। तो यानी कि थीटा के एग्जिस्टेंस या थीटा के इंपैक्ट को अपन ने थोड़ा सा निगेट कर दिया। ओके, जरा देखो अच्छे से, क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है? इसका मतलब कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हवा में रखना है तो ऊपर की तरफ फेंको,
ज्यादा से ज्यादा हाइट पर पहुंचाना है तो ऊपर की तरफ फेंको। अगर हमने जो फेंकने वाली डायरेक्शन है उसका कुछ ना कुछ एंगल बना दिया, ऊपर फेंकने के बजाय, यानी कि ऐसे वर्टिकली फेंकने के बजाय एक एंगल पे फेंका, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 90 की कंपैरिजन में जितना कम होगा उतना टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अटेंडेड कम होते चले जाएंगे। ये है कहानी का सार। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी फॉर्मूला और निकाल करके फिर क्वेश्चंस पर हमला करते हैं, ठीक है। तो आखिरी फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई हमारा, ये फॉर्मूला है रेंज को लेकर के, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कह रही है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो रहा है कि हम कितनी डिस्टेंस तक हमारे प्रोजेक्टाइल को भेज पाते हैं, यानी कि यहां से फेंका यहां तक पहुंचाया, इस दौरान कितनी टोटल रेंज निकल करके आ रही है। तो रेंज कैसे निकालेंगे भाई, ये तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम वेलोसिटी इनटू टाइम बोल सकते हैं। बहुत आसान है भाई हमारे लिए, बहुत ही आसान है। हॉरिजॉन्टल रेंज एक टाइप की डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम बोल सकते हैं। तो कितनी वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टली ड्रैग करवा रही है प्रोजेक्टाइल को, वो है u cos थीटा। टाइम कितना लग रहा है यहां से वहां तक जाने का, तो टाइम लग रहा है 2u/g sin थीटा। तो यहां से हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। और अगर मैं इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा लूं, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा, तो मैं यहां sin 2 थीटा ले आऊंगा और हमारा रेंज बन जाएगा u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये है हमारा लास्ट फॉर्मूला जो आज के क्वेश्चंस करने के लिए हमें काम आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल छोटे छोटे इक्वेशन ऑफ मोशंस है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जनरल वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अपन ने लगाया है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन काम है वो है न्यूमेरिकल्स। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं PYQs पर ज़्यादा फोकस करवाता हूँ, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे नीट के हो या जेई के हो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। सो अपन थोड़े से PYQs करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम का भी सदुपयोग हो। तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा पॉइंटेड भी है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शॉट आर फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन एक एक करके। शॉट आर फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड फ्रॉम द बॉटम साइमल्टेनियसली, एक साथ। बॉटम वाला 60 डिग्री पे फायर किया है, टॉप वाला 30 डिग्री पर फायर किया है, बस इतना सा अंतर है। एट एन एंगल 60 and 30 as shown in the figure, if horizontal distance of the point of collision is a, यानी कि यहां से यहां मैंने एक प्रोजेक्टाइल को पहले यहां रखा, फिर एक प्रोजेक्टाइल को यहां रखा और दोनों को एक साथ फेंका, तो ये वाला प्रोजेक्टाइल यहां आ गया और ये वाला प्रोजेक्टाइल भी यहां आ गया, दोनों में टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया। और कोलिजन जहां हुआ उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये वाली डिस्टेंस, इसको ए बोला है उन्होंने, है ना। वो एरो थोड़ा आगे चला गया, घबराना मत, है ना। यहां से लेकर के कोलिजन के पॉइंट तक की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ए के बराबर है। फ्रॉम द टावर, ये टावर का बॉटम है, यहां से द हाइट ऑफ द टावर इज, हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी कि ये एच निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, चलिए आप लोग 10 सेकंड का टाइम लीजिए। इस 10 सेकंड में आपका काम यह बनता है कि क्वेश्चन को समझेंगे और थोड़ा सा ब्रेन ड्रिलिंग करेंगे। ब्रेन ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है कि अपन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, चलिए भाई 10 सेकंड हो गए, अब अपन सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, JEE मेंस का क्वेश्चन है,
तो फिर अच्छा तो होगा ही होगा, है ना। चलो सबसे पहला काम, जो तिरछा भग रहा है उसको अपन सीधा करेंगे। ऊपर वाली वेलोसिटी को नाम दे दो, दिख नहीं रहा है, ऊपर वाली वेलोसिटी को नाम दे देते हैं अपन u1, नीचे वाली वेलोसिटी को नाम दे देते हैं u2। तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u2 cos 60 डिग्री और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी u2 sin 60 डिग्री। इसके पास भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u1 cos 60 डिग्री और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी u1 sin 30 डिग्री। मैंने 60 लिख दिया है गलती से, इसको सही करते हैं 30 डिग्री। ओके चलो, तो हमारे पास वेलोसिटीज आ गई, यानी कि अब हमको ये तिरछी वेलोसिटीज का कोई काम नहीं है। ओके और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी है, अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो एक बात तो ये तय है कि अगर ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं टकराने के बाद, क्योंकि दोनों को एक साथ छोड़ा है, इसका मतलब कि इस प्रोजेक्टाइल ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी और इस प्रोजेक्टाइल ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो बराबर है इन टाइम टी। तो अपन यहां ये चीज तो मेंशन कर ही देते हैं कि हॉरिजॉन्टल टाइम इज सेम। अब हॉरिजॉन्टल टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वेलोसिटीज भी तो सेम होंगी। तो मैं यहां लिख देता हूं u1 cos 30, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर है? इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के u2 cos 60 के बराबर है। ये हो जाएगा u1 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और ये होगा u2 cos 60 की वैल्यू 1/2। इससे इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, तो एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाएगा अपने को, u1 इज इक्वल्स टू u2/√3। इस रिलेशन को अपन पकड़ के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, ठीक है। चलो और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या चाहिए अपने को? थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, ड्रिलिंग तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी देखो इस क्वेश्चन में, है ना। और क्या किया जा सकता है? अगर हाइट तक जाना है तो एक ऐसा दिमाग चलाओ, मतलब मैं भी चलाऊंगा आपके साथ, आपको भी चलाना है, जहां हम हाइट के कंपोनेंट को ला सके। इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट का कंपोनेंट ही नहीं है, तो हाइट को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करिए। हाइट को इंट्रोड्यूस कैसे कराया जा सकता है? अगर हम अच्छा हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी है? चलो मैं भी एक बच्चे की तरह अपना दिमाग चलाता हूँ। हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है u2 sin 60 और u1 sin 30, यही दोनों है। तो ऐसा करते हैं कि एक को मान लेते हैं रेस्ट में, मान लेता हूं कि ये वाला जो है ये है हमारा रेस्ट में। रिलेटिव मोशन में जब एक को रेस्ट में रखते हैं तो उसकी वेलोसिटी पलट करके यहां दे दी जाती है। तो मैंने यहां वेलोसिटी दे दी इसकी पलट करके u2 sin 60 डिग्री, करेक्ट। अब ऐसी कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसको नंबर 1 बोला है, इसको नंबर 2 बोला है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब रिलेटिव, ये तो रेस्ट में ही है बेचारा, तो रिलेटिव वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी हो गई? इस वाली में से इस वाली को माइनस कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, u1 sin 30 माइनस u2 sin 60। चलो ये तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई y डायरेक्शन में। इस y डायरेक्शन की वेलोसिटी का क्या करेंगे अपन? क्या कर सकते हैं? अगेन देखो, हाइट तक पहुंचना है तो रास्ते तो अपनाने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के। तो इस वेलोसिटी से हाइट तक कैसे पहुंचा जाएगा? सोचो 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 सोचो, जितना दिमाग लगाएंगे उतना दिमाग तेज चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का यही एक तरीका है, जितना दिमाग लगाओ उतना दिमाग चलेगा। सोचो सोचो सोचो। अच्छा आपने ये सोचा कि ये दोनों प्रोजेक्टाइल एक हाइट को कवर कर रहे हैं, मतलब इस वाले प्रोजेक्टाइल की भी टोटल हाइट यही है और इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए भी जो मैक्सिमम हाइट हो रही होगी वो इसी रेंज में आएगी ना, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। तो हाइट को कवर करने वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू होता है टाइम इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट। अब अगर मैं टाइम निकालूं इस वाले प्रोजेक्टाइल की, क्योंकि ये तो अब रेस्ट में चला गया, इस प्रोजेक्टाइल को पूरा नीचे तक गिरना पड़ेगा, तो इसकी हाइट तो हो जाएगी h, तो अपन बोल देते हैं टाइम इज इक्वल्स टू h, और इसकी स्पीड, ये तो रेस्ट में है तो इसको अपन ने कुछ ना कुछ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दे करके रखी है, तो वो हो जाएगी हमारी u1 sin 30 माइनस u2 sin 60। ठीक है, चलिए, तो t टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाय, h से इसको डिवाइड करेंगे, u1 की वैल्यू वहां से कुछ मिली थी अपने को, चलो u2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2 माइनस u2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, चलो एक अच्छा रिलेशन आ गया अपने पास जिसमें केवल u2 है और टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी टाइम की रिलेशन आ गई है हमारे पास हाइट और सेकंड वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ऐसा हमारे पास भारी भरकम सामान अभी तक आया नहीं है। दोनों के अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 तो अच्छी चीज़ है, 2 तो अपॉन में होना चाहिए, तो अपन उसको लिख सकते हैं, है ना, u1 u2 की वैल्यू भी अपन ने डाल दी है। चलो इंफॉर्मेशंस तो अपन ने सारी की सारी लिखी दी हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं रखी गई है ना। और क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड वी एल्स डू, तो हाँ एक काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा करो, इसकी वेलोसिटी मतलब इसके हॉरिजॉन्टल रेंज को इसकी हॉरिजॉन्टल ये जो वेलोसिटी है उससे कंपेयर कर लो, है ना। तो उसके लिए तो एक छोटी सी अपन ने गड़बड़ कर दी, उसके लिए तो हमें इस वाले को रेस्ट में मान करके इसको मोशन में मानना चाहिए था, और अगर ऐसा था तो फिर मुझे ये वाली वेलोसिटी आगे और ये वाली वेलोसिटी पीछे लिखनी चाहिए थी, है ना। चलो खैर इसको अभी अपन चेंज कर लेते हैं, अभी कर लिया जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अगर निकालनी होगी तो इसको अभी चेंज कर लेते हैं। क्या करें, ये इसको अपन हटा करके ये वाला पार्टिकल रेस्ट में मान लेंगे, इसको रेस्ट में मान लेंगे और इसकी वेलोसिटी उसे दे दी जाएगी। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू u2 sin 60 माइनस u2 sin 30। ओके, चलो तो यहां से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास सॉरी u1 आना चाहिए, 2 नहीं 1। ओके, तो u2 sin 60, u2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस u1 की वैल्यू यहां से लेंगे अपन u2 बाय √3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। बिल्कुल वैसी की वैसी इक्वेशन है, बस पलट दी है। और टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा a, और वेलोसिटी हो गई हमारी u2 cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय u2 √3 माइनस u2 बाय √3, और 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2h यहाँ आ जाएगा, है ना। ये भी यहाँ से 2a ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 इधर से हटा देंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। ओके, ठीक है, u2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो u2 को भी कैंसिल कर देंगे। हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ तो बचा a इज इक्वल्स टू h, ये हो गया है 3 - 1/√3, इसको ऊपर भेज देंगे तो √3 यहाँ से हट के इधर पहुँच जाएगा, और ये जो 2 है 3 - 1 2 वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू √3h, यानी कि आंसर आ चुका है। हमारी हाइट की वैल्यू हो जाएगी, वहाँ से हाइट की वैल्यू हो जाएगी 2a/√3। अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको घबराना नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन एकदम से करवा दिया, सिंपल क्वेश्चंस भी है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन अपन करेंगे तो बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एज शोन टू हिट द टॉप ऑफ द गिवन बिल्डिंग एट पॉइंट C, बट बॉल स्ट्राइक बिलो द पॉइंट C एट पॉइंट D, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। यानी कि इस बार अपने से पूरी हाइट नहीं पूछी गई है भाई, है ना। इस बार वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, बस ये वाली हाइट, ये जरा सी हाइट वो हमसे पूछ रहे हैं। जबकि क्या था कि फेंकने वाले ने सोचा था कि वो फेंकेगा कहाँ, C पॉइंट पर जाकर टकराएगा,
वो भूल गया था कि ग्रेविटी भी काम करती है। तो ग्रेविटी ने इस प्रोजेक्टाइल को यहीं पे ले जा करके छोड़ दिया। तो अब वो बोल रहे हैं कि भैया टारगेट जो हमने बनाया था सी पॉइंट, उसके कितना नीचे जाके हिट हुआ है। ये ओ पॉइंट है, इसको अपन पी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो अब यहां से हमारा न्यूमेरिकल चालू होता है। अच्छी बात है भाई, इस बार अपने पास ऑप्शंस भी है, ऑप्शंस भी है। इसका मतलब कि ये नीट का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, नीट पीवाईक्यू का। चलिए दिमाग लगाइए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए और फिर मुझे बताइए कि कैसे होना चाहिए। अपन सॉल्व चालू करते हैं उसके बाद। चलिए बहुत हो गया, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए किसी क्वेश्चन के लिए। आई होप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ट्राई भी कर लिया होगा कैसे सॉल्व करना है। अब उन बच्चों के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं जिनसे छोटी मोटी मिस्टेक हुई होगी या आंसर गलत आया होगा। चलो एक बात बताओ, अगर किसी तरीके से मैं ये निकाल लूं कि ये टोटल हाइट कितनी है, उस टोटल हाइट में से ये वाली हाइट को हटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सीडी। तो टोटल हाइट निकालने के लिए तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, बहुत साफ सुथरा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूले का नाम है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। तो मेरे पास यहाँ एंगल है 60 डिग्री, टेन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है पूरा की पूरा हाइट h, और जो बेस है, बेस कितना है 5 मीटर का, और इसकी वैल्यू कितनी है 1060 यानी कि √5, यानी कि टोटल हाइट अपनी आ गई 5√3 मीटर। बहुत बहुत तालियां। ओके नेक्स्ट, अगर मुझे ये वाली हाइट, छोटी सी हाइट निकाली, यानी कि मुझे सी डी अगर निकालनी है तो मैं क्या करूं, टोटल हाइट में से ये डी था, इस पॉइंट को पी नाम दिया है अपन ने, तो डीपी तो मैं डीपी हाइट को माइनस कर दूं तो मुझे सीडी मिल जाएगी। अब उसके लिए पहले डीपी निकालनी पड़ेगी। डीपी क्या है, प्रोजेक्टाइल के लिए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है यही तो है डीपी, करेक्ट। तो अगर मैं डीपी पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन अप्लाई करने की कोशिश करूं, देखेंगे भाई, S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, करेक्ट। अप्लाई करते हैं, S डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डीपी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है भाई, इनिशियल कंपोनेंट निकाल लो, 20 मीटर पर सेकंड से इधर फेंका तो इस साइड कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी और इस साइड कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 20 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो 20 इंटू √3/2 इंटू टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में, तो अपन ले लेते हैं टाइम लगा है, कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो चलो भाई फिर तो टी ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम अपन निकाल तो सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। चलो टाइम निकालते हैं। टाइम कितना लगना चाहिए, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां लगेगा, क्योंकि ये तो वर्टिकल डिस्टेंस ले रही है। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 इंटू कॉस 60 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, और इस 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी आगे निकल के आए हैं, 5 मीटर निकल करके आए हैं। तो जो स्पीड नहीं निकालना, टाइम निकालना है। तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है कितनी, डिस्टेंस तो है 5 और स्पीड है 10, यानी कि 1/2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड लगा। चलो काम बन गया भाई, और देखो इजी हो गया ये तो न्यूमेरिकल, यानी कि 1/2 टाइम है। अब देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि माइनस मिलेंगे, तो मैंने माइनस यहां लगा दिया है। 1/2 10 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यहां से हमको डीपी की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलो तो डीपी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डीपी इज इक्वल्स टू हो गया 10√3, है ना, 10√3/2, सॉरी 10√3 क्यों लिख रहा हूं यार, फिर तो 5√3 लिखेंगे ना, 5√3 माइनस ये और 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, करेक्ट। ये आ गई डीपी की वैल्यू। अब ये डीपी की वैल्यू पकड़ करके यहां लगा देते हैं तो अपने को सीडी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सीडी निकालते हैं। सी डी इज इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू कितनी थी 5√3 माइनस
डीपी की वैल्यू रखेंगे 5√3। अब ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 5/4, ये प्लस माइनस कैंसल, आंसर आ गया 5/4। 5/4 कितना होता है? ऑप्शन देखो 1.25 मीटर, ये आ गया आंसर। देखा, भले ही कॉम्प्लेक्स सा हो क्वेश्चन, लेकिन अगर सॉल्व करने बैठते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, है ना। चलो, पिछले वाले से तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना ये, एक हाथ और कर लेते हैं, एक हाथ और कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, PYQ। A particle is projected from ground with speed 80 मीटर पर सेकंड at an angle 30 डिग्री with horizontal। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे उसको फेंका। चलो एक बार अपन प्रोजेक्टाइल बना करके देखते हैं, वरना सब बोलेंगे कि खुद ने तो कभी ड्रॉ किया ही नहीं है। चलो ये बना लिया, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल 30 डिग्री है। मैं मानता हूं 30 डिग्री से ज्यादा बना दिया है, बट अभी अपन केवल जानकारी के लिए बना रहे हैं। 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ लेते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी ही। 80 cos 30 और वर्टिकल में 80 sin 30। चलो आगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t 2 सेकेंड टू t 6 सेकेंड। अच्छा, 2 और 6 सेकेंड पर ये पार्टिकल होगा कहां? पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा अपने लिए। चलो टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम होता है t = 2u/g sin थीटा। चलिए 2 × 80/10 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो टोटल t की वैल्यू आ गई है 8 सेकेंड्स। यानी कि ये पूरी जर्नी पूरा करने में कितना टाइम लगता है इसको? 8 सेकेंड, करेक्ट। तो 8 सेकेंड से थोड़ा पहले यानी कि 2 सेकेंड पहले ये 6 सेकेंड वाली पॉइंट आ गई। और क्योंकि देखो आगे 2 सेकेंड जा रहा है ये, तो इधर से भी 2 सेकेंड में उतनी ही हाइट अटेंड करेगा, ये 2 सेकेंड वाला पॉइंट आ गया। दोनों में कॉमन बात ये होगी कि जो हाइट अटेंड 2 सेकेंड वाले टाइम पे कर रहा है उतनी ही हाइट अटेंड यहां कर रहा है। अब अगर मुझसे किसी ने एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो मैं बोलूंगा कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस हुआ है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में जो टाइम लगा वो तो 4 सेकेंड है। ये तो काम आसान है भाई, बहुत आसानी से मैंने बता दिया। लेकिन हाँ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके लिए आप लोग चाहो तो 5 सेकेंड का टाइम ले लो और मुझे बताओ, अगर बता सकते हो तो, कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालनी चाहिए जरा बताओ। चलो डिस्टेंस के लिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालना है तो मैं कौन सी वाली वेलोसिटी यूज करूंगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को अगर मैं बोल दूं कि भाई तुझे 2 सेकंड चलना है तो ये 2 सेकंड तक की रेंज बताएगी। मैं बोलूंगा 4 सेकंड चलना है तो ये 4 सेकंड तक की डिस्टेंस बताएगी। मैं कहूंगा 8 सेकंड चलना है तो ये 8 सेकंड तक की डिस्टेंस बताएगी, है कि नहीं। तो मुझे 8 नहीं चलाना, मुझे कितने टाइम तक चलाना है? 4 सेकंड तक। तो ये हो जाएगा 80 cos 30, ये तो वेलोसिटी हो गई, इंटू 4। 4 से इस 4 को अपन कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना 80 इंटू cos 30 यानी कि √3/2। आंसर हो गया 40√3 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई कहाँ है आंसर? 40√3 मीटर पर सेकेंड, ये रहा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते हैं जैसा कि अपन ने अभी अभी एक्सपीरियंस किया, लेकिन हाँ इससे भी सिंपल टॉपिक्स हैं जैसे रिलेटिव मोशन और रेन मैन प्रॉब्लम। मैं 2 रिलेटिव मोशंस के आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। पहला तो अपन लोग डिस्कस करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, जिसमें छाते को कैसे पकड़ना है इस बात का डिस्कशन होगा। फर्दर वी विल डिस्कस रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसमें इन विच डायरेक्शन, फॉर व्हाट टाइम, फॉर व्हाट एंगल वी हैव टू गो इनटू द रिवर फॉर स्विमिंग, टू क्रॉस द स्विमिंग, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सब डेली रूटीन का काम है, बिल्कुल है ना। अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, आप लोग सब स्ट्रगल करते होंगे कि नहीं? ऐसे छाता लेकर के चल रहे हैं और जैसे ही चलने लगते हैं तो अचानक से भीगना चालू हो जाते हैं। खड़े रहेंगे तो नहीं भीगेंगे, चलने लगेंगे तो भीग जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम चल रहे हैं तो बारिश की बूंदें हमारी वेलोसिटी की वजह से रिलेटिवली टिल्टेड हो जाती हैं।
यही तो सीखना है। तो बारिश के रेस्पेक्ट में हमको छाता कैसे पकड़ना है, यही है काम पूरा। डे टू डे लाइफ की फिजिक्स है बस। 11th क्लास की फिजिक्स की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि पूरी फिजिक्स डे टू डे लाइफ की है। आज सीखो, कल यूज कर लो ग्राउंड पे जाकर के, है ना, ऐसा वाला है काम। चलो चलो चलो, तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं बादल, ठीक। इन बादल को दे देता हूं बारिश, तो ये हो गई बारिश। तो ये है हमारी बारिश का वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब मैं नीचे खड़ा कर देता हूं एक बच्चे को, एक बच्चा यहां नीचे खड़ा हो जाता है, ठीक। अब अगर ये लड़का रेस्ट में है तो इसको छाता बिल्कुल सीधा पकड़ना पड़ेगा और ये बच जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए लड़के को छाते को टिल्ट करने, मोड़ने, झुकाने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केसेस जो हैं, यानी कि हमारी जो पढ़ाई है वो चालू होती है केस नंबर 2 से, कि बारिश तो सीधी हो रही है, बारिश तो एकदम स्ट्रेट है। ये रहा बारिश का वेलोसिटी वेक्टर VR, बारिश तो एकदम सीधी हो रही है। लेकिन जो लड़का छाता पकड़ करके खड़ा था, जो लड़का छाता पकड़ करके अब तक खड़ा था केवल, उसने क्या किया, उसने चलना चालू कर दिया, वो चलने लग गया, वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई अब उसके पास। अब रिलेटिवली जब देखना होगा तो क्या करेंगे, रिलेटिव पढ़ते टाइम पर हम हमारे लड़के, क्योंकि मुझे रेनफॉल को चेंज नहीं कर सकता, इंद्र भगवान तो मैं हूं नहीं, तो हम चेंज किसको कर सकते हैं, लड़के को। लड़के के रेस्पेक्ट में रेनफॉल की स्टडी करेंगे। तो हमने बोला कि भाई लड़के को डाल दो रेस्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे होंगे उसको रेस्ट में डालेंगे। तो लड़के की वेलोसिटी पलट करके, यानी कि रिवर्स करके रेनफॉल को दे दो। लड़के की वेलोसिटी पलट करके दे दी रेनफॉल को। तो अब जो रेन ड्रॉप है उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी होगी, एक वर्टिकल डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड वेलोसिटी। इसकी वजह से हमारा जो रेनफॉल या रेन ड्रॉप होगा उसके पास एक नेट वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। और ये वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल पर होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉस कंपोनेंट होगा, v रिलेटिव कॉस थीटा, वो किसके बराबर होगा, रेनफॉल की वेलोसिटी के। रिलेटिव वेलोसिटी का जो साइन कंपोनेंट होगा, v रिलेटिव साइन थीटा, वो किसके बराबर होगा, लड़के की वेलोसिटी के। और ऐसा करने की वजह से दिक्कत क्या हो गई कि अब भैया जो रेनफॉल सीधी है, लड़के को कैसी महसूस होने लगी, तिरछी। तो इसने क्या किया, बचने के लिए अपने छाते को टिल्ट कर दिया बाय एंगल थीटा। छाता जो ऐसे पकड़ा था, अब ऐसे पकड़ करके चलो। अगर ऐसे पकड़ करके चलोगे तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो जाएगा। यही तो सीखना था। चलो एक केस और ले लेते हैं। इस बार बारिश जो है वो खुद ही टेढ़ी हो गई। सही बात है, टेढ़ा चलना केवल इंसान का काम थोड़ी ना है, कभी कभी पानी की बूंदें भी तिरछी चल सकती हैं। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, तिरछा, बारिश ही तिरछी होने लग गई। बताओ भाई कैसा जमाना आ गया है। अब अगर बारिश तिरछी हो रही है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तो है कि हम टुवर्ड्स द रेनफॉल चले, तो मैं टुवर्ड्स द रेनफॉल चलाता हूं, जैसे इस लड़के को चला रहा था। तो लड़के के पास एक वेलोसिटी है vm और इसने हाथ में छाता पहले पकड़ करके रखा एकदम सीधा। लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई सीधे छाते में जब तुम चलोगे, एक बात बताओ, जो बारिश सीधी हो रही थी, छाता सीधा रखा था, चलने की वजह से बारिश टेढ़ी हो गई। टेढ़ी कैसे हुई, इसमें पूरी फील लो बेटा। वेक्टर है ये, वेक्टर क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर के पास पहले एक मैग्नीट्यूड था डाउनवर्ड अकेला, वेलोसिटी ऑफ रेन। फिर जब मैंने रेस्ट पे डाल करके रिलेटिवली अपना वेलोसिटी वेक्टर भी रेन ड्रॉप को दे दिया, तो एक वेक्टर यहां भी हो गया। अब ये वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी को अपनी तरफ खींच ले गई हल्की सी, जिसकी वजह से रेनफॉल इधर की तरफ होने लग गई। ऐसा ही कुछ अपने को यहां देखने को मिलेगा। जो बारिश है वो ऑलरेडी वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल पर हो रही है, यानी कि ये लड़का तो बेवकूफी है, इसको अभी से ही झुका के रख लेना था थोड़ा सा छाता, लेकिन इसने छाता सीधा पकड़ा और सामने की तरफ चल रहा है। तो भीग तो रहा ही है, लेकिन ये ज्यादा भीग रहा है। पता है क्यों ज्यादा इसलिए भीग रहा है, क्योंकि रिलेटिवली जब मैं इस लड़के को रेस्ट में डालूंगा तो इसकी वेलोसिटी और यहां चली जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब जरा देखो, सीधी वेलोसिटी को लड़के की वेलोसिटी ने अपनी तरफ, ये देखा, ये जो एंगल आया ये अपनी तरफ खींचा कि नहीं। तो ये तो तिरछी है, तिरछी को ये अपनी तरफ खींचेगा
तो वेलोसिटी ऑफ रेन यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो तो और ज्यादा तिरछी हो जाएगी ना, यानी कि ये एक्स्ट्रा अल्फा एंगल टिल्ट हो जाएगी। पहले से थीटा एंगल पे थी, अल्फा और टिल्ट हो गई, यानी कि इसको छाता पहले से टेढ़ा रखना चाहिए था, लेकिन जब ये चलने लगा तो इसको और टेढ़ा करना पड़ जाएगा। यानी कि अब हमारा जो लड़का है इसको छाता ऐसे रखना चाहिए, ऐसे ऐसे, और ये टोटल एंगल जो इसको बेंड करना पड़ेगा वर्टिकल से वो होगा अल्फा प्लस थीटा। तो तिरछी बारिश में बारिश की तरफ कभी भी भाग के मत जाओ, वरना बारिश बड़ी ही टिल्ट हो जाएगी। देखो हुआ क्या, ये वेक्टर ऐसा था, एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ और इसने रिजल्टेंट वेक्टर को अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या किया, ये ऐसे खींच के ले गया अपनी तरफ, करेक्ट। चलो अगर मैं आपको एक केस और बताऊं तो चारों केस पूरे हो जाएंगे, फिर अपन न्यूमेरिकल लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। एक केस और ले लेते हैं जिसमें बारिश तिरछी हो रही है, लेकिन अगर अकल लगाई जाए, दिमाग लगाई जाए, तो ऐसे में हमको यही तिरछी होने वाली बारिश सीधी महसूस होने लगेगी। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब मैं एक लड़के को दिमाग डाल करके, है ना, ये रहा लड़का, ठीक, ये रहा लड़का, और अभी तक के जो अपने 3 लड़के थे, इन तीनों के दिमाग देखो खाली हैं, इनके पास दिमाग ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस वाले लड़के के दिमाग दे दिया। अब इसके सर में एक दिमाग भी है, तो इस दिमाग का यूज करके इसने क्या किया, टुवर्ड्स द रेनफॉल जाने की बजाय अवे फ्रॉम रेनफॉल जाना ज्यादा प्रेफर किया। अब ये रेनफॉल से अवे जा रहा है, हमारी रेनफॉल जो ऑलरेडी एक एंगल पर थी, लड़का अपने हाथ में छाता लेकर के ऐसे सीधा सीधा पकड़ के रखा है। देखो इसने छाता, दिमाग का क्या काम है, सीधा पकड़ के रखा है छाता और अवे फ्रॉम रेनफॉल जा रहा है। तो क्या इसको छाता ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे सीधा पकड़ा है तो क्या ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैसे, इसकी वेलोसिटी मैं इस लड़के को क्या करता हूं, इस लड़के को दे देता हूं रेस्ट, और इसकी वेलोसिटी पलट करके दे देता हूं रेन ड्रॉप को, लड़के की वेलोसिटी दे दी। तो ये जो रेन ड्रॉप वाली, ये जो लड़के की वेलोसिटी है, ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को अपनी तरफ पुल करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो अगर सही हिसाब किताब बना पाए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एकदम वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी एकदम। हाँ देखो, अगर ये ज्यादा हुई, लड़का फास्ट चलने लगा, तो ये वेलोसिटी और तिरछी होती चली जाएगी और इस तरफ को आ जाएगी। बट अगर इसने सही हिसाब किताब बना लिया, करेक्ट बैलेंस बना लिया, तो ये वर्टिकल हो जाएगी। विच मीन्स तिरछी बारिश, जो बारिश अभी टेढ़ी हो रही थी, यानी कि ये बारिश तिरछी थी, वो बारिश सीधी हो गई। किसकी वजह से, जब हम छाता पकड़ के अवे फ्रॉम रेन जाते हैं, टुवर्ड्स रेन मत जाओ। देखो अगर टुवर्ड्स द रेनफॉल आ जाओगे तो ये और ज्यादा तिरछा हो जाएगा ना, और ज्यादा तिरछा, तो आपको और टिल्ट करना पड़ेगा अम्ब्रेला को। बट अगर अवे फ्रॉम रेनफॉल जा रहे हो तो ये आपको सीधी की सीधी ही दिखेगी। देखो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा लगता है, जब तक अपन इसे न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट नहीं कर लेते तब तक आराम नहीं मिलेगा, तब तक चैन नहीं मिलेगा, है ना। चलो तो चैन लेने के लिए लेट्स गो थ्रू सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल ये भी नीट का ही न्यूमेरिकल है, PYQ है ना। रिसेंटली तो नहीं आया है बट हाँ अच्छा PYQ है। चलो देखते हैं भाई PYQ। देखो जिसने वेक्टर अच्छे से नहीं रिवाइज किए, रिलेटिव मोशन को पढ़ने से पहले वेक्टर जरूर रिवाइज कर लेना बेटा, है ना। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे ही पता है, मैंने ही तुम्हारे वेक्टर पढ़ाया, तो आई नो कि वेक्टर पढ़ा होगा सबने। बट फिर भी अगर किसी बच्चे का छूट गया है तो बिना वेक्टर्स को अच्छे से पढ़े, बिना वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाने, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन लो, मैं इसको प्योर वेक्टर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, है ना। चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 km/h फाइंड द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली। सोचो लड़का दौड़ रहा है, अरे बाप रे कलर सही नहीं है, सोचो सोचो सोचो, लड़का दौड़ रहा है, फिर भी जो रेनफॉल है वो वर्टिकल अपीयर हो रही है। ऐसा कब होता है जरा देखो, अपने केसेस में जाते हैं। पहला केस, ये तो लड़का रेस्ट में है, कोई बात नहीं, ये लड़का दौड़ रहा है और रेनफॉल सीधी दिख रही है क्या, नहीं, रेनफॉल तो तिरछी दिख रही है। यहां देखो ये लड़का दौड़ रहा है, रेनफॉल तिरछी थी और ज्यादा तिरछी हो गई है। लेकिन हाँ, दौड़ते लड़के के लिए रेनफॉल वर्टिकल तभी हो सकती है जब लड़का रेनफॉल से अवे जा रहा हो।
इसका मतलब कि जो बारिश है वो तो ऐसे, अरे यार, इसका मतलब कि जो रेनफॉल है वो तो ऐसे होना चाह रही है, ऐसे। ये जो रेनफॉल है ये सीधी नहीं हो रही, रेनफॉल तो तिरछी हो रही है इस तरीके से। ये हो गई रेनफॉल, ठीक। एंगल पे है ऑलरेडी, एक थीटा एंगल पे। लेकिन जो लड़का था उसने चूज किया टू रन अवे फ्रॉम द रेनफॉल। तो रेनफॉल से अवे जा रहा है कितने से, 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने जब रिलेटिवली स्टडी किया तो लड़के की वेलोसिटी पलट करके रेनफॉल को दे दी 8 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से रेनफॉल की रिलेटिव डायरेक्शन ये वाली बन गई। तो अपीयर्स कैसी हो रही है रेनफॉल, अभी भी रेनफॉल इज अपीयरिंग वर्टिकल, यानी कि ये तो महसूस हो रहा है लड़के को, असली में तो तिरछी होगी ना रेनफॉल, तभी पॉसिबल है। रेनफॉल अगर सच में वर्टिकल होती और ये भागता तो तिरछी हो जाती रेनफॉल। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट, यानी कि पार्ट 1 तो अपन ने कर लिया है क्वेश्चन का। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर मैं इस 8 किलोमीटर पर सेकेंड का एक वेक्टर प्रोजेक्शन लूं, इस वाली वेलोसिटी का भी ले लेते हैं, चलो। तो अगर यहां से लड़का अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेता है, 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है। अब मैं ये वेलोसिटी भी पलट करके रेनफॉल को दे दूं, देखो रेनफॉल तो तिरछी हो रही है, रेनफॉल की वेलोसिटी घटाना बढ़ाना हमारे हाथ का नहीं है, ठीक है। ऐसी यहां थी वैसी यहां है, एंगल थीटा। अगर रेनफॉल की को लड़के की वेलोसिटी पलट करके दे दी जाए तो हम लड़के को रेस्ट पे मान सकते हैं। तो मैंने ये रेनफॉल को दे दिया लड़की की वेलोसिटी पलट करके, अब ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। मैंने 8 किलोमीटर पर आवर का वेक्टर छोटा बनाया है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो वेक्टर की लेंथ भी बढ़ गई। यहां तक तो 8 ही था, यानी कि ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से बढ़ी है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाने की वजह से। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो वेलोसिटी रिलेटिवली रेनफॉल की सीधी थी, अब देखो यहां बढ़ गया है, तो क्या होगा, जब ये वाला वेक्टर बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो वेलोसिटी थी वो अपनी तरफ ऐसे खींच ली इसने। अब रिलेटिव वेलोसिटी यहां चली गई है, और अगर यहां रिलेटिव वेलोसिटी है तो वो कहते हैं ड्रॉप्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। ये स्क्वायर लग गया, ये डिग्री है ना, 30 डिग्री विथ वर्टिकल, यानी कि ये एंगल कितना दे दिया उन्होंने, 30 डिग्री का। अब हमको निकालना है कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। देखो भाई अगर मैं डायग्राम नंबर 1 के हिसाब से चलता हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप का एक कंपोनेंट यहां आना चाहिए। ये भले ही रिलेटिव वेलोसिटी है बट मैं इसको वी आर कॉस थीटा बोल सकता हूं और इसको वी आर साइन थीटा बोल सकता हूं। तो हमारी जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट है वी आर साइन थीटा और वी आर कॉस थीटा की। वी आर साइन थीटा तो 8 किलोमीटर के बराबर है इनिशियल सिचुएशन में, क्योंकि ये वर्टिकल वेलोसिटी थी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगी तभी वर्टिकल बचेगी। तो ये हो जाती है हमारी 8 का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमको अब ये वाली वेलोसिटी निकालनी है डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड वेलोसिटी तो यहां पर भी एज इट इज रहेगी, है ना, वी आर कॉस थीटा, और यहां भी ये आ जाएगी वी आर साइन थीटा। हमको इससे कोई खास मतलब सेकंड वाले डायग्राम में नहीं है, लेकिन 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 जो इधर नीचे की तरफ ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इधर की साइड जो टिल्ट हो गई, ये किसके बराबर है, ये 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो अगर मैं ये छोटा ट्राइंगल है ना, नाम दे रहा हूं ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में मैं लगाता हूं tan थीटा। अगर मैंने लगाया tan 30 तो वो tan 30 क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 4 किलोमीटर पर आवर और बेस है ये वाली रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वी आर कॉस थीटा। तो हमें वी आर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4√3 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4√3 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो जरा, वी आर इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 3। 16 इंटू 3 कितना हो गया, √64 प्लस 48। तो 64 प्लस 48 ये हो जाएगा √1112।
1112 ऑप्शन में तो नहीं है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 1112 कितना हो जाएगा? वैसे अगर ये 81 से 900 से दिस 11 से 112 के आसपास जाता है ना, यानी कि उससे छोटा है, तो ये आ जाएगा वी आर की वैल्यू हो जाएगी 4√7, 4√7 है ना। 16 इंटू 7 करोगे ना तो 112 आ जाएगा, 4√7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शंस में चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भाई। चलो अगला देखते हैं, सेम टॉपिक। रेनफॉल इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। वर्टिकली रेनफॉल हो रहा है। देखो ये तो इजी हो गया, सुनने में इजी लग रहा है कि रेनफॉल जो है वो वर्टिकली हो रहा है ना। कितने से? इसकी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, है ना। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको नॉर्थ और इसको साउथ मान लेते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ यानी कि इस डायरेक्शन में बाइसिकल जा रही है और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? अरे बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्या करो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसे डाल दो रेस्ट में। तो इसकी वेलोसिटी पलट करके इसको दे दी जाए तो ये वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, और इस वजह से हमको एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी रेनफॉल की, रिलेटिव वेलोसिटी विच इज एट एंगल विथ वर्टिकल। तो हम वर्टिकल से भी निकाल सकते हैं एंगल और हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हैं, अपन वर्टिकल से निकालते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर लगाए जाएंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। इतने एंगल पे आपको पकड़ना पड़ेगा। इस एंगल पे अगर आप छाता पकड़ेंगे अपना तो जरूर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको रेनफॉल से मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये एंगल आ गया ना। इन विच डायरेक्शन इट शुड होल्ड द अम्ब्रेला। अच्छा, डायरेक्शन निकालना है तो ये वाली डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन इधर इधर हमको अम्ब्रेला भी ऐसा ही रखना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से अम्ब्रेला भी ऐसा ही रखना पड़ेगा। ये मान लो वर्टिकल है, ये थीटा, यही अम्ब्रेला भी ऐसे ही इधर की तरफ झुकाना पड़ेगा। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये वाली ईस्ट होगी और ये वाली वेस्ट होगी। तो ईस्ट और वेस्ट से इधर की तरफ, यानी कि ये वेस्ट ऑफ साउथ में इतने एंगल पर, है ना। tan इनवर्स 1/3 एंगल फ्रॉम द वेस्ट, सॉरी फ्रॉम साउथ फ्रॉम वेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर हम साउथ से ये एंगल निकालेंगे तो टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम साउथ, ठीक है। चलिए, सिंपल था क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था। आखिरी टॉपिक आज की क्लास के लिए, लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा? नदियां क्रॉस करनी है। सबने नदी तो देखी होगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जाने वाले क्वेश्चंस करे हैं सॉल्व। क्या करते थे जरा याद करो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये मान लो नदी है, ये नदी है और इस नदी में हम अपनी बोट लेकर के खड़े हैं। तो ये बोट है, जब तक नदी स्टिल वाटर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो रिवर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, रिवर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं अपनी नाव लेकर के इधर ही जा रहा हूं तो ये तो हो गया डाउनस्ट्रीम। नाव लेकर के, अगर मैं अपनी नाव लेकर के इस तरफ जा रहा हूं तो ये हो गया अप स्ट्रीम। यहां मैं स्ट्रेट लाइन ही मोशन करता हूं बस केवल। लेकिन जो सिचुएशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहे हैं, हम नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम नदी को क्रॉस करते हैं तो नदी खुद की वेलोसिटी लेकर के आ जाती है भाई, ये नदी के पानी की वेलोसिटी है। और अगर मैं सामने की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट अगर सामने की तरफ हुई, तो मेरे पास रिजल्टेंटली दो वेलोसिटीज हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। और ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर रही है? ये रिलेटिव वेलोसिटी हमको सीधे ले जाने के बजाय तिरछी लेकर के जा रही है इस पॉइंट पर। जबकि सीधे जाते तो हम पहुंचते इस पॉइंट पर, यहां से सीधे इस तरफ जाना ये है शॉर्टेस्ट पाथ,
सीधे जाना क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन प्रॉब्लम हो गई, रिवर ने हमको धक्का दे दे के पुश कर करके वहां तक पहुंचा दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अब जरा सोचो क्या, एक सिचुएशन देता हूं। सपोज करो कि ये हमारी रिवर है, ठीक। सपोज क्या करना है, वो तो मैंने ड्रॉ कर दी, मतलब है। तो ये रही हमारी रिवर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक। ये रही रिवर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ओके। अब मैं जब जंप करने गया, मैंने दिमाग लगाया, तो मैं पहुंचना चाहता हूं एकदम सामने। एक दो बार ट्राई भी किया, लेकिन हमारी जो रिवर है वो अपनी वेलोसिटी का फायदा उठा करके मुझे बाहर की तरफ पहुंचा देती है, यानी कि मेरी गाड़ी को ड्रिफ्ट करवा देती है, इस पॉइंट पर पहुंचा देती है, करेक्ट। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि रिवर वेलोसिटी ड्रिफ्ट करवा रही है। रिवर वेलोसिटी का काम है ड्रिफ्ट करवाना, ये पार नहीं करवाती है, तो लेके जाती है अपने साथ। पार कौन करवा रहा है भाई, नैया पार कराने का काम है इस वेलोसिटी का। ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट। इस वेलोसिटी का काम है रिवर क्रॉस करवाना। ये वेलोसिटी रिवर क्रॉस करवा रही है। इन दोनों ने मिलकर के अपने अपने काम कर दिए, है ना। जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा तो मेरे दोनों काम हो गए। मुझे एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट भी मिल गई, यानी कि मैं घिसट के उधर भी चला गया, और मैं इस पार से उस पार भी चला गया, यानी कि नैया पार भी हो गई। अब जरा सोचो, अगर मैं ये मन में ठान लूं कि मुझे केवल नदी पार करनी है, ड्रिफ्ट नहीं चाहिए मेरे को, तो मुझे नदी की वेलोसिटी का इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा, मैं खुद तिरछा कूद जाऊंगा। अगर मैं खुद तिरछा कूदा या मैंने बोट को तिरछा चलाया विथ रेस्पेक्ट टू सम एंगल मेकिंग फ्रॉम वर्टिकल, तो क्या होगा, मेरी बोट के पास दो टाइप की वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी ऑफ बोट साइन थीटा और एक वेलोसिटी ऑफ बोट कॉस थीटा। ये वेलोसिटी ऑफ बोट क्रॉस करने में हेल्प करेगी, ठीक। जबकि v साइन थीटा ये वी आर के इफेक्ट को कम करेगी। ये वाली जो वेलोसिटी है वी बी साइन थीटा, ये वी आर के इफेक्ट को कम करेगी। अब अगर मैंने यहां पर थोड़ा सा और, क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया है सारे स्टूडेंट्स, मैं इंक्लूडिंग 2-3 लोग, और हम सब जानते हैं कि भाई क्या इसके पीछे की मैथ्स है। तो अगर हम सब ने दिमाग लगा दिया और बोट की वेलोसिटी को ऐसा एडजस्ट किया, इस एंगल को ऐसा एडजस्ट किया कि वी बी साइन थीटा की वैल्यू वी आर साइन थीटा के बराबर हो जाए। इफ वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर, अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को खा जाएंगी कि नहीं। दोनों अपोजिट है, देखो ऐसे ऐसे दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगी। तब हमारी बोट के पास केवल एक सामने वाली वेलोसिटी बचेगी जिसका नाम है वी बी कॉस थीटा, और डायरेक्ट सामने इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यानी कि तिरछा कूदना, इस वेलोसिटी से तिरछा कूदना कब काम आता है, जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिवर को क्रॉस करना। जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, उस केस में हमें सीधा कूदने की बजाय तिरछा कूदना चाहिए, ताकि हमारी वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर के कंपोनेंट को बैलेंस कर दे, और हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो हमको पार करा देगी, है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। मैं देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट दे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक हैबिट बिल्डअप कराना चाहता हूं। हर बार मैं लेक्चर में आकर के अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं, तो इसका यही मतलब है कि नीट या जेई क्रॉस करने के लिए, निकालने के लिए जितना ज़्यादा हो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आपको शीट भी ऑलरेडी आपको पीडीएफ में मिल ही रही है, तो ध्यान रखो कि ये कुछ एक न्यूमेरिकल में ज़रूर करवा रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम प्रैक्टिस तो आपकी तभी होगी जब आप शीट अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर अपना टाइम भी हो रहा है, समापन के लिए लेके जाते हैं। चलो, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब पानी ठहरा होता है तो स्विमर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है। द स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इट इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। ईस्ट, अरे दिशा आ गई, दिशा आ गई है तो दिशा बना लेते हैं, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि जो रिवर है हमारी, जो नदियां हैं, नदिया रानी है, वो किस साइड बह रही है? नदिया रानी ईस्ट की तरफ बह रही है। ये रही रिवर वेलोसिटी, वी आर वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट की तरफ मैंने इसको बहा दिया है। ठीक है, चलो आगे लिखा है इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यानी कि इधर वाले किनारे पे खड़ा है, विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट, अरे देखो अभी पढ़ा था शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग निकालना चाहिए, द एंगल एट विच ही शुड मेक स्ट्रोक विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ की रेस्पेक्ट में कितना एंगल बनाना चाहिए, ये एंगल कहां से निकालना है? नॉर्थ, और नॉर्थ क्या है? नॉर्थ तो भाई वर्टिकल है, तो हमको वर्टिकल से एंगल निकालना है। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। तो देखो अब अगर यहां खड़ा है और रिवर क्रॉस करनी है तो सीधा तो कूदेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए भाई साहब को थोड़ा सा तिरछा कूदना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी है, ये उसकी कैपेसिटी है। हमको निकालना है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है, करेक्ट? तो इसके पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, पहला कंपोनेंट अपन पकड़ लेते हैं ये वाला, विच इज 20 cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा ये वाला 20 sin थीटा। अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ से ये काम कर पा रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी को गायब कर दे, यानी कि ये दोनों अगर बराबर होंगे तभी ये एक दूसरे को निगलेक्ट कर पाएंगे। मतलब 20 sin थीटा इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं तो हमारे पास आ गया sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री पर 1/2 होता है ना, तो 30 डिग्री उसको इधर की तरफ आना पड़ेगा। देखो यहां ऐसे ऐसे, ये नॉर्थ से उसको ऐसे कूदना है तो कितना एंगल बनाना पड़ेगा? ये एंगल उसको बनाना पड़ेगा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किस तरफ आना पड़ेगा? 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 30 डिग्री टिल्ट हो जाओ, तो वेस्ट की तरफ 30 डिग्री टिल्ट होना, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इजी है क्वेश्चन, लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ वाली कंडीशन ना होती, हमें पता ही नहीं होता, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ तो सीधा सीधा लेके जाते, और सीधा सीधा लेके जाते तो हमारी नदी की वेलोसिटी ड्रिफ्ट कराती और हम यहाँ पहुँचते, जब यहाँ पहुँचते तो हम इस रास्ते से जा रहे होते, और ऐसे में पाथ शॉर्टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशंस याद रखना जरूरी है। रिलेटिव मोशन में तो यही है, जिसके पास ट्रिक्स हैं, कंडीशंस हैं, वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन को, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। चलो एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें भी मैंने ये शॉर्टेस्ट वर्ड देख लिया, यानी कि ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। चलो भाई सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा बाकी की कहानी क्या कह रही है ना। द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर। चलो पहले नदिया रानी बना लेते हैं, तो ये रही हमारी नदी, इस नदी की विड्थ है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, ओके ओके ओके। और सुनाइए, आगे कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी ऑफ बोट हो सकती है। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर विथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। इसका मतलब यहां से रिवर ने बोट ने चलना चालू किया होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल के लिए बोट को तो तिरछा ही जाना पड़ेगा, तिरछा गई है वो 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और उसने बोट को उसने रिवर को कितनी देर में क्रॉस कर लिया है? क्रॉसिंग टाइम, यानी कि टाइम इज इक्वल टू लगा है 15 मिनट। अच्छा अब देखो वेलोसिटी यहाँ पर आवर में दे रखी है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो मैं फिर मिनट में क्या कर रहा हूँ, मैं भी आवर्स कर लेता हूँ इसको, तो 15 मिनट यानी कि 1/4 आवर होगा, तो मैं टाइम निकाल लिया मैंने 1/4 आवर। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर ऑफ स्ट्रीम। चलो 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 चलो, अच्छा है ना, तो हमारे पास इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एंगल वेंगल हमको दिया नहीं है तो हमको निकालने की जरूरत शायद पड़ सकती है। अपन मान लेते हैं कि ये रहा थीटा एंगल, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा 5 cos थीटा, और नीचे की साइड यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा 5 sin थीटा, करेक्ट, और इस साइड होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर। करेक्ट है, सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब जरा देखो कि ये वाली वेलोसिटी का काम क्या है, हमारी 5 sin थीटा वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, ड्रिफ्ट को कम कर रही है।
करेक्ट। और ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, ड्रिफ्ट करवा रही है। रिवर वेलोसिटी का काम है ड्रिफ्ट करवाना और इस वेलोसिटी का काम है ड्रिफ्ट को कम करना। जितनी ये ड्रिफ्ट करवाए उतनी ये कम कर दे तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी, और ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी तो ऐसे में 5 cos थीटा ये वेलोसिटी क्या करवा रही है, क्रॉस करवा रही है। ये वाली वेलोसिटी नदी क्रॉस करवा रही है, तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ये वेलोसिटी नदी क्रॉस करवा देगी। हो गया कि नहीं अपना काम। तो ध्यान रखना है अपने को इस बात का कि इन दोनों का बराबर होना जरूरी है शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करने के लिए। जितनी ड्रिफ्ट ये करवाए उतनी ही ड्रिफ्ट ये कम कर दे तो जीरो ड्रिफ्ट हो जाएगी, तो हम यहां से चलेंगे और यहां पे पहुंच जाएंगे। यही है कहानी। चलो तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थीटा निकाला जा सकता है क्या। तो निकाला जा सकता है। कैसे, देखो हमारे पास डिस्टेंस आई है 1 किलोमीटर, टाइम आ गया है 4, और ये क्रॉस किसने करवाया, 5 cos थीटा ने। तो हम लगाते हैं डिस्टेंस यानी कि 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी कि 5 cos थीटा इंटू 1/4, करेक्ट। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमें थीटा की वैल्यू कितनी देता है, 4/5। cos 4/5 कितना, 37 डिग्री, करेक्ट। यानी कि ये जो एंगल है ये थीटा नहीं है, ये थीटा की बजाय कितना एंगल है, 37 डिग्री। तो ये ये 5 साइन थीटा नहीं है, ये है 5 साइन 37, और 5 साइन 37 की वैल्यू किसके बराबर है, वी आर के बराबर। सो वी आर इज इक्वल टू 5 साइन 37। तभी तो जितनी ड्रिफ्ट ये बनाएगा उतनी ये कम कर देगा, तो हम एकदम सामने पहुंच जाएंगे। इसका मतलब वी आर की वैल्यू हो गई 5 इंटू साइन 37 कितना होता है भाई, साइन 37 होता है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, वी आर की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन से मिलाएंगे, अगर आ गया आंसर तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन ए। ठीक, तो देखो जितना ये क्वेश्चंस टफ लगते हैं उतने ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी करके भी देखा है ना, 2-3 क्वेश्चंस अपन ने देखे। एक और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया है, चलो 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 इसको भी निपटा ही लेते हैं, अब आ गया है तो हाथ में, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A river is flowing towards east with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। नदिया रानी बनाते हैं भाई सबसे पहले। तो ये तो हो गई हमारी नदिया रानी, इधर की तरफ बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वैल्यू कितनी आई है, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर बोला जा रहा है द बोट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड बोट की वेलोसिटी है। बोट, अरे यार सारे शॉर्टेस्ट पाथ वाले क्वेश्चन है क्या, पीवाईक्यू में शॉर्टेस्ट पाथ बहुत आता है मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलो चलो, तो शॉर्टेस्ट पाथ से कवर किया, तो अब तो मेरे हिसाब से आप ही लोग सॉल्व कर लोगे, है ना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये इस तरफ को होना चाहिए, इस तरफ को होगा कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ चला गया 10 cos थीटा, इस एंगल को थीटा बोल लो, ये हो गया 10 साइन थीटा। आगे क्या बोल रहे हैं, द बोट शॉर्टेस्ट 5, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होना चाहिए, फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, बोट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द बोट क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ एंड हेंस बोट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, बोट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ऐसा है 10 मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है। तो वी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 साइन थीटा, करेक्ट। तो वी आर इज इक्वल्स टू 10 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं है अपने पास तो चलो निकल जाएगी। वी आर की वैल्यू दे रखी है अपने को 5, 10 साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल्स टू है हमारा 30 डिग्री, और ये आ गया 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये कहाँ से है, चलो भाई डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, करेक्ट। तो ये 30 डिग्री इस साइड है, इसका मतलब 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। तो कहाँ है भाई 30 डिग्री, द डायरेक्शन ऑफ बोट इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बी ऑप्शन सही होगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ पढ़ के देखना जरूर पड़ता है, क्वेश्चन टफ नहीं है यार, पीवाईक्यू भले से हो लेकिन उतना ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आज के टॉपिक से मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, प्रैक्टिस हुई होगी, है ना।
मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि टॉपिक को सिंप्लीफाई करके आपको बताया जा सके। प्रोजेक्टाइल मोशन के भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, अभी मैंने केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन आपको बताया है। फिर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप एंड प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊंचाई से एक एंगल से फेंकना, ये सब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सब तभी काम के हैं जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से समझो, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को बहुत अच्छे से समझो। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। डाउट्स आप मुझे तक पहुंचाते रहिए, जिस भी मीडियम से पहुंचा सकते हैं। मैं ऑलवेज डाउट्स और क्वेश्चंस को लेकर के एक्टिव रहता हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियरली सॉल्व करवा ही देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग रखेंगे वो होगा हमारा लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हर टाइप के फोर्स को इंक्लूड करेंगे। स्प्रिंग फोर्स भी ले लेंगे, टेंशन भी ले लेंगे, फ्रिक्शन भी ले लेंगे, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल भी ले लेंगे, है ना। सारे टाइप के फोर्सेस को पढ़ करके एक कंबाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एक साथ दो दो तीन तीन फोर्सेस काम कर रहे होंगे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।